हेलो माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स, आई एम रविशंकर मिश्रा। हम अपने इस वीडियो में आप सभी को एसपीओएम सेट डी में पेपर नंबर 1 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड आर्ट ऑफ एडवोकेसी, इसमें क्या एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन आ रहा है, बार बार क्वेश्चन जो आ रहा है उसको मैंने एक जगह इकट्ठा किया हुआ है और वो सारा क्वेश्चन हम आपको इस वीडियो में टिक करवाने वाले हैं। हम आपको इस वीडियो में स्क्रीन पे शो करके दिखाने वाले हैं कि वो कौन कौन सा टॉपिक है जो एग्जाम में बार बार आ रहा है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको स्टार्टिंग में हम बहुत सारा टॉपिक बोलेंगे, कुछ पेज तक तो हम आपको टॉपिक बोलेंगे और उसके बाद मतलब टॉपिक हम आपको इसलिए बोलेंगे क्योंकि उस टॉपिक पर क्या एग्जैक्टली क्वेश्चन सेट हुआ था और क्या 4 ऑप्शन था ये मेरे को नहीं पता है, इसीलिए हम आपको कुछ पेज तक क्वेश्चन बोलेंगे। यानी स्टार्टिंग का 5 पेज हम आपको क्वेश्चन बोलेंगे एंड 6 पेज से हम जो एमसीक्यू है, जो एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन आया था उसमें 4 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट वाला था ये हम आपको बताना शुरू करेंगे। अप्रॉक्स मेरे पास जो है वो जितना भी क्वेश्चन है आपको एग्जाम में जो 100 मार्क्स का आपको एग्जाम देना है, जिसमें से आपको 50 मार्क्स लाना है। ओके, 50 मार्क्स लाना है एंड आपको 100 मार्क्स में ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स करके 50 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। लेकिन आप जो है वो अपने एग्जाम में उसमें से मिनिमम अगर 25 क्वेश्चन अगर आप करेक्ट कर लेते हो तो 25 इंटू 2 आपका 50 आ जाएगा और आप पास माने जाओगे। तो इस वीडियो में हम आपको जितना भी क्वेश्चन बोलेंगे 100% आपका 50 प्लस आ जाएगा। बस वीडियो में बताए गए सारे क्वेश्चन को एंड उसके करेक्ट ऑप्शन को एटलीस्ट अपने दिमाग में रखिएगा। जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो आप नहीं भी पढ़े, वो आप इग्नोर किए तो भी चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने यहाँ पर राइट साइड में स्क्रीन पे जो है वो इंस्टीट्यूट का मटेरियल भी ओपन कर लिया है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, उसके बाद आर्ट ऑफ एडवोकेसी का। ओके, तो आप देखो यहाँ पर चैप्टर 3 है, 4 है, इंस्टीट्यूट का मैथ है। हम इंस्टीट्यूट के मैथ से तो कुछ टिक नहीं करवाने वाले हैं बिकॉज इंस्टीट्यूट के मैथ से मैंने पहले कंफर्म कर लिया है कि इंस्टीट्यूट के मैथ में भी वही आंसर दिया हुआ है कि नहीं। जैसे ये पहला टॉपिक है कि लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर, ये आर्टिकल 213 है और यहाँ पे मैंने बोल्ड में लिख दिया है कि ये इंस्टीट्यूट के मैथ में पेज नंबर 3.43 में है, चैप्टर नंबर 3 में है और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाला पार्ट में है। क्योंकि आर्ट ऑफ एडवोकेसी में भी 3 चैप्टर है, चैप्टर 1 2 3 है, उसका भी नाम चैप्टर 1 2 3 है और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसमें भी चैप्टर 1 2 3 4 5 6 है। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पेज नंबर 3.43 में इसका एक्सप्लेनेशन है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आया था इस टॉपिक के ऊपर में, आप रेड कलर का जो दिया हुआ है ये टॉपिक है, इसके ऊपर में जो क्वेश्चन आया था वो ये था, जिसका 4 आंसर करेक्ट था वो ये था कि लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर वाले टॉपिक पर इन्होंने 4 क्वेश्चन पूछा था। पहला जो क्वेश्चन था उसका आंसर था दिस इज सिग्निफिकेंट एज ऑर्डिनेंस। यहां पर एक्चुअली में था कि अर्जेंट एक्शन रिक्वायर्ड है, ये वाला ऑप्शन टिक करना था। प्लीज आप इस वर्ड पे ध्यान दीजिए कि जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है आर्टिकल 213 में, उसमें दिस इज सिग्निफिकेंट एज ऑर्डिनेंस सर्व एज अ मींस टू इनैक्ट लॉ व्हेन द लेजिस्लेचर इज नॉट इन सेक्शन एंड अर्जेंट एक्शन इज रिक्वायर्ड। आपको ये वाला ऑप्शन टिक करना है अगर क्वेश्चन आपको लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द गवर्नर के ऊपर में आ जाए आर्टिकल 213 का। उसके बाद जो था ये वाला टॉपिक मैंने एज इट इज इंस्टीट्यूट के मैथ से कॉपी करके यहाँ पे डाल दिया है। आपको अगर पढ़ना तो आप पढ़ सकते हो, लेकिन इसके ऊपर में क्वेश्चन नहीं था। ये सी नंबर पॉइंट के ऊपर में क्वेश्चन था। विद इन 6 वीक में आपको टिक करना है, जो एन ऑर्डिनेंस इशूड बाय द गवर्नर नीड टू बी अप्रूव्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेटर में विद इन 6 वीक में टिक करना है। अब एग्जाम में जो है वो 6 डेज भी एक ऑप्शन में दिया हुआ है, ऐसा हमारे स्टूडेंट ने मेरे को कहा है। तो आपको विद इन 6 वीक में टिक करना है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा फ्रॉम इट्स रिसेंबली। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहां पर प्रेसिडेंट के पास वो पावर चला जाता है, विजिटेड इन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आर्टिकल 213 व्हिच अलाउ द प्रेसिडेंट टू प्रोमुलेट ऑर्डिनेंस विथ पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन। ये वाले ऑप्शन में यहां प्रेसिडेंट से लेकर के यहां तक जो ऑप्शन आपको दिख रहा है सिमिलरली टू पार्लियामेंट्री पावर, इस टॉपिक के ऊपर में भी एक क्वेश्चन है। इसी टॉपिक का ये सब टॉपिक है, जो हेड टॉपिक है उसको मैंने रेड कलर से टिक किया हुआ और इसी का ये सब टॉपिक है जिसके ऊपर में आपको ये वाला क्वेश्चन दिखेगा। तो जो मैंने येलो कलर कर दिया है ना, आपको ये याद रखना है, ये रीड करके आपको याद रखना है। ओके, आप अभी जब भी सीए फाइनल का एग्जाम दोगे, हो सकता है कि आपका सीए फाइनल का आने वाले अटेम्प्ट में एग्जाम हो, तो सीए फाइनल का एफआर का जो गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड होता है ईच एंड एवरी अटेम्प्ट के लिए, स्पेसिफिकली एग्जाम के 4 मंथ बिफोर। आप मतलब वो भी देख लीजिएगा, गारंटीड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो, उसमें 80 प्लस मार्क्स का मैच करता है और एग्जाम आपका आराम से क्लियर हो जाएगा एफआर सब्जेक्ट में। रिमेनिंग एएफएम ऑडिट डीटी आईडीटी थोड़ा थोड़ा करके चार्जेबल है, जिसके लिए आप ये नंबर सेव करके रख लीजिए। कहीं ना कहीं आपके सीए बनने तक के लिए ये नंबर और मेरा साथ आपको बहुत ही ज्यादा काम आएगा। इस नंबर को सेव कर लीजिए, मेरा नाम रवि है, 9007746507। ये नंबर आप सेव कर लीजिए। जब आप एग्जाम देने जाएंगे सीए फाइनल का, उसके 3-4 महीना पहले आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो गारंटीड हो एग्जाम में आए ऐसा आपको मिल जाएगा, 9007746507। चलिए फिलहाल हम आपको अगला टॉपिक का क्वेश्चन मार्क करवाते हैं। हम आपको एक चीज और बोलते हैं कि बहुत लोग ऐसे हैं जो पीडीएफ के लिए मांगते हैं, तो आप पीडीएफ के लिए भी आपको इसी नंबर पर मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करना है फॉर पीडीएफ ऑफ दिस जो हम स्क्रीन पे प्रेजेंट किए हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए, पहले तो आप थोड़ा वीडियो में देख लीजिए जब तक टॉपिक चल रहा है।
जब तक टॉपिक हम एक्सप्लेन किए तब तक आप वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आप जो है वो इस नंबर पर मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, हम आपको पीडीएफ शेयर कर देंगे। ओके, पीडीएफ शेयर करने के पहले आप इस वीडियो में थोड़ा सा कुछ पॉजिटिव कमेंट एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक करके इसका स्क्रीनशॉट भेज देना। हम आपको जो ये पीडीएफ भेजेंगे ये मेरा खुद का बनाया हुआ है, स्टूडेंट लोगों से कलेक्ट करके, जो हमारा सेट ए का वीडियो है उसको 1,12,000 लोग देखे हैं टोटल, यूट्यूब पर ऑलरेडी अवेलेबल है सेट ए का, एंड सेट बी का भी मेरे हिसाब से 80,000 प्लस लोग देखे हैं। तो उन्हीं लोग के फीडबैक से मैंने सेट डी और सेट सी के भी रिमेनिंग पेपर का क्वेश्चन एक जगह इकट्ठा किया है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में डेफिनेटली आएगा। बस इस वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और कुछ भी पॉजिटिव कमेंट आप करके ये तीनों का स्क्रीनशॉट मेरे को भेज देना इस व्हाट्सएप नंबर पर, हम आपके साथ पीडीएफ शेयर कर देंगे। तो चलिए फिलहाल हम आपको जो अगला टॉपिक है जो एग्जाम में आया था वो हम आपको बताते हैं। रुकिए, ये हम नंबर एक बार हटा दिए हैं, आपको देखना तो वीडियो पहले कर लेना फिर नंबर सेव कर लेना। ये जो मतलब इसके ऊपर में जो क्वेश्चन आया था इसमें रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट वाले टॉपिक को टिक करना था। ये वाला पूरा पोर्शन सेम था क्योंकि मैंने इसको पढ़ा है रिस्ट्रिक्शन ऑन द ऑर्डिनेंस मेकिंग वाले में, यहां से लेकर के द गवर्नर कैन नॉट इशू एन ऑर्डिनेंस ऑन सर्टेन मैटर लाइक ऑल्टरिंग द पावर ऑफ हाई कोर्ट मैटर स्पेसिफिकली रिजर्व फॉर द पार्लियामेंट एंड फॉर द प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट। इस ऑप्शन को टिक करना था। हु आर ऑल अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ओके, तो चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन था। दूसरा, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, एंड थर्ड, चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, ये इसका थर्ड था। आगे बढ़ते हैं, आर्टिकल 174 के ऊपर में जो क्वेश्चन आया था उसमें आर्टिकल 174 में ये टॉपिक था ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। आप पढ़ लीजिए, ठीक है, ये टॉपिक आपको दिखेगा तो आपको टिक करना है कंटिन्यू फॉर 5 ईयर फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग, ये वाले ऑप्शन को टिक करना है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था उस टॉपिक के ऊपर में। एक्सपायरेशन ऑफ स्टेट पीरियड ऑफ 5 ईयर्स शैल ऑपरेट एज अ डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली, ये सेकंड टॉपिक था। उसके बाद एक्सटेंडेड बाय पार्लियामेंट बाय लॉ फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर एट द टाइम एंड नॉट एक्सटेंडिंग in any case beyond a period of 6 months after proclamation has ceased to operate। ये 6 month is the keyword, 5 year is the keyword and 5 year is the keyword। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर ये 1/3 is the keyword, आप स्क्रीन पर जो है इस वीडियो को पॉज करके आप देख लीजिए, आपको ये 1/3 पे टिक करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आर्टिकल 173 gives the detail of requisite qualification for membership of state legislature। इसमें जो है दोस्तों आपको क्या टिक करना है वो देखिए, इसमें नॉट लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज पे टिक करना है, दैट इज द कीवर्ड। एंड आगे नॉट लेस देन 30 ईयर्स ऑफ एज, आप इसको रीड कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और आपको ये वाला जिसको मैंने येलो किया हुआ ये आपको एग्जाम में दिखेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं। ड्यूरेशन ऑफ इमरजेंसी। ड्यूरेशन ऑफ इमरजेंसी में आपको टिक करना है कंटिन्यू फॉर 6 मंथ, इट विल बी रिन्यूड बाय अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट आफ्टर एवरी 6 मंथ। ये वाला आपको एक ऑप्शन में दिखेगा जिसको मैंने येलो किया। ये पहला क्वेश्चन, इसके ऊपर में 3 क्वेश्चन है ड्यूरेशन ऑफ इमरजेंसी पे। दूसरा जो क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, हो सकता है वो टॉपिक आपके एग्जाम में आ जाए क्योंकि इंस्टीट्यूट के पास बहुत सारा केस सिनेरियो और वो वाला केस सिनेरियो उठा करके आपको पूछ ले जो ड्यूरेशन ऑफ इमरजेंसी के ऊपर में 3 क्वेश्चन पूछा है। तो दूसरा आंसर होगा देन द इमरजेंसी एग्जिस्ट टिल 30 डेज फ्रॉम द फर्स्ट सिटिंग ऑफ न्यूली इलेक्टेड एलएस प्रोवाइडेड इट इज अप्रूव्ड बाय द राज्यसभा, ये दूसरा है। उसके बाद ये तीसरा आपको दिख रहा है येलो करके लिखा हुआ है जिसमें 2/3 वाले ऑप्शन पे टिक करना। आगे बढ़ते हैं। रिवोकेशन, जो रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन है, अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी में बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट एंड एनी टाइम बाय अ सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन, ये दिस इज द करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। मीटिंग में बी मेड बाय 10% और मोर मेंबर ऑफ लोकसभा, आप देख लीजिए टॉपिक देख लीजिए रिवोकेशन ऑफ प्रोक्लेमेशन, और इसका 2 जो है येलो किया हुआ है ये एग्जाम में क्वेश्चन आया था। ओके, मेरे बहुत ज्यादा इकट्ठा करने के बाद इसके ऊपर में 4 ऑप्शन क्या था ये मुझे नहीं पता है, ये क्वेश्चन था, येलो वाला उसका आंसर था। आगे बढ़ते हैं। अ प्रोक्लेमेशन इंपोजिंग द प्रेसिडेंट रूल, यहां पर है पार्लियामेंट्री अप्रूवल एंड ड्यूरेशन, इसके ऊपर में ये जो येलो किया हुआ है दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, आपको एग्जाम में ये दिखेगा, आप इसको लर्न कर लीजिए। उसके बाद जो दूसरा क्वेश्चन इसके ऊपर में था वो ये था, इसमें 30 डेज, 60 डेज, 45 डेज, 90 डेज था, तो आपको 30 डेज पर टिक करना है, ये आप ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़िए। और इसमें 2 मंथ था, 1 मंथ, 2 मंथ, 1.5 मंथ, एक डेसिमल में भी था यानी 1.5 मंथ था, तो आपको 2 मंथ में टिक करना है। आगे बढ़ते हैं। अ प्रोक्लेमेशन सो अप्रूव्ड शैल अनलेस रिवोक्ड सीज टू ऑपरेट ऑन एन expiration of period 6 months from the date of issue of proclamation। इसमें जो है ये वाला सीज रिमेन इन फोर्स ऑफ 3 ईयर, ये पहला है कीवर्ड। ओके, आप देख लीजिए। उसके बाद इसका दूसरा है पीरियड ऑफ 30 डेज और रेजोल्यूशन अप्रूविंग अ कंटिन्यूएंस, दिस इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फंडामेंटल राइट के ऊपर में क्वेश्चन, इस पेज से तो कुछ नहीं था, फंडामेंटल राइट को आप रीड कर लीजिएगा, इसके ऊपर में क्वेश्चन आया था। ओके, मगर कौन से पॉइंट से उठा करके पूछा था ये मेरे को नहीं पता है, और फंडामेंटल राइट से आया था ये हम कंफर्म है। ओके,
फंडामेंटल इंस्टीट्यूट के पास लिमिटेड क्वेश्चन ही है, वो उसी में से पिक करके रैंडमली स्क्रीन पे शो करता है। हो सकता है आपके बगल वाला जो आपके साथ एग्जाम दे रहा है उसका और आपका अगर सेम सब्जेक्ट का एग्जाम है तो काफी सारा क्वेश्चन दोनों का मैच कर जाए और बहुत कुछ डिफरेंट भी हो। ओके, तो उसके बाद जो है टाइप ऑफ रिट्स जो है ये आपको रीड करना है। आईसीएम मटेरियल में चैप्टर नंबर 1 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पेज नंबर 1.48 में दिया है, उसी को मैंने यहाँ पर कॉपी किया है और इसको आप रीड कर लीजिएगा बिकॉज इसके ऊपर में क्वेश्चन आया था। आर्टिकल 45 गिव्स द प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर, इसमें ये वाला आया था एज ऑफ 6 ईयर, ये इस पे टिक करना, ये याद रखना, ये आपको जिंदगी में हमेशा याद रहेगा, ये आप याद करना। आगे बढ़ते हैं। देखो अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो व्हाट्सएप यूज नहीं कर रहे हैं, तो जो यूज कर रहे हैं हम उनको ये बोल रहे हैं कि बाबू लोग आप लोग 9007746507 पर मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा और मेरे को बोल दीजिएगा कि आप मेरे को सब्जेक्ट का नाम लेकर के इस सब्जेक्ट का पीडीएफ एसपीओएम का भेज दीजिए, हम आपको दे देंगे। लेकिन जो व्हाट्सएप यूज नहीं कर रहे हैं उनके लिए अभी हम स्क्रीन को शो करेंगे और करेक्ट आंसर बोलेंगे। आप पूरा लास्ट तक उस वीडियो को देख सकते हो। तो रुको हम उनके लिए अब प्रेजेंट करते हैं, रुक जाओ। देखो जो ये क्वेश्चन शो हो रहा है उसमें उन्होंने ये बोला था यहाँ पर कि व्हेन वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को कब अडॉप्ट किया था, तो उसका करेक्ट आंसर है 26 नवंबर 1949। उसके बाद है व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फाइनली कम इनटू द फोर्स, तो 26 जनवरी 1950 ये करेक्ट आंसर है। विच एक्ट अंडरलाइन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट लेजिस्लेटर in form of a legislative council composed by 12 member under the British East India Company, इसका करेक्ट आंसर है चार्टर्ड एक्ट 1853। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसका ये क्वेश्चन है which act is considered the primary chartered for the Indian legislature marking the initiation of the system of legislative devolution in India। ओके, तो बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं जो है फिजिकली चैलेंज है, वो आंख से देख नहीं पाते हैं स्क्रीन, इसलिए उनको ये कहना था कि हम पीडीएफ भी नहीं देख पाएंगे। मेरे साथ एक आदमी जाता है जो मेरे फैमिली का रहता है, वो एग्जाम देता है, तो उनके लिए स्पेशली हम ये क्वेश्चन और करेक्ट आंसर मेंशन कर रहे हैं। और जिनको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आपको मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज करना है 9007746507। इस वीडियो को लाइक और कुछ भी पॉजिटिव कमेंट आप कुछ कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसका स्क्रीनशॉट भेज देना, हम पीडीएफ आपके साथ शेयर कर देंगे। ओके, ये गारंटीड इंपॉर्टेंट है, इसमें से अगर आप पूरे क्वेश्चन को कर लिए तो आपके एग्जाम में आपका पासिंग मार्क्स 100% आ जाएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। आगे है द मोडले मिंट रिफॉर्म वाज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स, तो इसका करेक्ट आंसर है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। उसके बाद है द टू न्यू प्रोविंसेस ऑफ सिंध पंजाब वेयर एडेड एंड असम बर्न वेयर क्रिएटेड अंडर विच एक्ट, तो इसका करेक्ट आंसर है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। ओके, उसके बाद द मॉक एंड चिल्फॉर्म रिफॉर्म implemented through the government of India introduces with the following, तो इसका करेक्ट आंसर है ये ए नंबर ऑप्शन। ओके, अब इसके बाद आप स्क्रीन का जो है वो ऐसे कर सकते हैं कि थोड़ा सा स्पीड में वीडियो को करके आप ब्राइटनेस कम करके इस वीडियो को देख सकते हैं जो भी हम करेक्ट आंसर स्क्रीन पर प्रेजेंट कर रहे हैं। जो 7 नंबर क्वेश्चन है उसका आंसर है महात्मा गांधी। ओके, 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। विच एक्ट वाज लॉन्गेस्ट एक्ट एंड द ब्रिटिश पार्लियामेंट एवर इनेक्टेड फॉर इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935। 9 नंबर जो है क्वेश्चन इसका आंसर है ए नंबर मार्च 24 1946। ओके, 10th नंबर क्वेश्चन का आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्वेश्चन 10 नंबर ऊपर है। आगे बढ़ते हैं। अंडर हुज चेयरमैनशिप वाज ड्राफ्टेड कमिटी इलेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑन अगस्त 29 1947, डॉक्टर बी आर अंबेडकर। आगे बढ़ते हैं। हाउ लॉन्ग डिड टेक कॉन्स्टिट्यूट असेंबली टू कंप्लीट द टास्क ऑफ ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका करेक्ट आंसर है 2 year 11 months 17 days। दिस इज द करेक्ट आंसर। व्हाट वाज द टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, तो 6.40 बिलियन इसको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने में मिलियन 6.40 मिलियन लगा था, इसको 10 लाख से मल्टीप्लाई कर दो, अप्रॉक्स 60,40,000 रुपीज लगा था, तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बना था। आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी मेंबर्स अफेक्ट्स देयर सिग्नेचर टू फाइनल वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, 284 मेंबर टोटल थे। वो अलग बात है कि जो है वो 284 में सभी को 284 याद नहीं है, सिर्फ बी आर अंबेडकर को ही सब याद रखें, बाकी 284 जो है वो सिग्नेचर्स टू द फाइनल वर्जन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इसके पीछे बहुत लोग वर्क किए थे जिसमें 284 लोगों का ज्यादा कंट्रीब्यूशन था, जिसमें से किसी को कोई याद नहीं रखा है। ठीक है, एक बी एन राव भी थे जो बहुत ही फेमस थे और वो बी आर अंबेडकर जी से ज्यादा अच्छा रोल प्ले किए थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने में, लेकिन उसको गवर्नमेंट के किसी भी पॉलिटिकल मैटर की वजह से उनको लोग भूल गया। ठीक है, क्योंकि ये बात हम नहीं बोल रहे, ये बात भीमराव अंबेडकर जी ही खुद बोले थे अपने फर्स्ट स्पीच में आफ्टर मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कि बी आर राव जी को ही मैक्सिमम क्रेडिट जाना चाहिए, लेकिन बी एन राव जी को, जो बी आर अंबेडकर जी को दिया जा रहा था, इससे वो बहुत नाराज थे। उनका वो फर्स्ट स्पीच है जो कि पब्लिकली अवेलेबल है। ओके, आगे है द
द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इन इट्स इनिशियल फॉर्म कंप्राइजेस हाउ मेनी आर्टिकल एंड शेड्यूल्स, तो इसमें है 395 आर्टिकल है और 8 शेड्यूल्स हैं हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। आगे बढ़ते हैं, एट प्रेजेंट अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी आर्टिकल आर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 448 आर्टिकल है। एट प्रेजेंट हाउ मेनी शेड्यूल्स डज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सर्टेन, 12 है, ओके 12 है, आप अच्छे से देख लीजिए। 18 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर बी है। 19 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर यूनाइटेड स्टेट है, ओके। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर है आपका सी नंबर ऑप्शन। 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी नंबर ऑप्शन। 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर है सी नंबर ऑप्शन। 23 नंबर का बी नंबर ऑप्शन है। आप वीडियो को पॉज करके ब्राइटनेस थोड़ा कम करके आप वीडियो को देख सकते हैं और इसमें बताया गया क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। 24 का आंसर है बी नंबर। 25 का आंसर है आपका बी नंबर, ओके। 26 का आंसर है 1973। 27 का आंसर है बी नंबर, ओके। उसके बाद 28 का आंसर है 42th अमेंडमेंट 1947, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में आया था। आगे बढ़ते, द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कवर विद द आर्टिकल, इसमें 1 से लेकर 4 तक पार्ट है। आगे बढ़ते हैं, पार्ट 4, ये जो 30 नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर बी है। 31 का आंसर आपका पार्ट 2 है। 32 का आंसर बी है। 33 का आंसर आप थोड़ा नीचे जाइए, इसका भी बी है। 34 आपका ये है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सी, नेक्स्ट क्वेश्चन बी, नेक्स्ट क्वेश्चन बी है, ओके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन बी नंबर आंसर है मैक्सिमम। उसके बाद सी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बी है। एग्जाम में मैक्सिमम का आंसर बी या सी देखने को मिल रहा है, ऐसा हमारे स्टूडेंट का भी फीडबैक है। तो 41 का आंसर सी है, 42 का आंसर सी है, 43 का आंसर बी है, ओके। आगे बढ़ते हैं, 44 का बी, नेक्स्ट बी एंड नेक्स्ट सी, ओके। उसके बाद बढ़ते हैं 47, ये सी है। 48 सी है। फिर आगे बढ़ते हैं 49 सी है और फिर 50 नंबर सी, नेक्स्ट बी, नेक्स्ट सी, ओके। नेक्स्ट बी, नेक्स्ट बी, नेक्स्ट सी, ओके। 56 ए नंबर। 57 आपको बी नंबर करना है। 58 ए, 59 ए बी, 59 के बाद 60 ए, नेक्स्ट सी, नेक्स्ट सी, ओके। 63 बी, उसके नेक्स्ट में सी आंसर है। 65 का क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप पहले और करेक्ट आंसर सी है, ओके। आगे बढ़ते हैं, 66 सी, नेक्स्ट सी, ओके। उसके बाद बी, बी, ए, बी, ओके, बी, बी, और फिर आगे बढ़ते हैं, ये वाला आपका बी है, नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट बी है, फिर नेक्स्ट बी है, कंटिन्यू बी ही मैक्सिमम का आंसर है, ओके। एंड 80 नंबर, फिर ए है, फिर बी है, उसके बाद भी बी है। और अप्रॉक्स आप देख पा रहे होंगे कि सारा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन के लिए आपको वीडियो को पॉज करके लर्न करना पड़ेगा। 89 बी, ओके। 90 ए, फिर 91 क्विजीयुल कुजट है, ओके। उसके बाद ये बी है, सी है, उसके बाद आपका ए नंबर करेक्ट आंसर है, फिर ए नंबर है, सी नंबर आंसर है, 98 नंबर में आपका सी नंबर आंसर है, 99 नंबर में ए है, 100 में बी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सी नंबर आंसर है, ए नंबर आंसर है, सी नंबर है। आप वीडियो को पॉज करके लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट का बी है, फिर उसके बाद का भी बी है, फिर उसके बाद सी है और फिर ये बी, बी और फिर बी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आपको इसका अगर पीडीएफ चाहिए होगा तो मेरे को पर्सनली इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके 9007746507 पर मेरे को मैसेज कर देना, हम आपको पर्सनली आपके साथ शेयर कर देंगे, ओके। नेक्स्ट है ए, उसके बाद बी, उसके बाद बी, फिर बी है। आगे बढ़ते हैं, ए है, बी, बी, नेक्स्ट क्वेश्चन बी, फिर नेक्स्ट ए, बी है, फिर ए, बी, अगला पेज बी। क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, ऊपर है 122 का, अंडर द जनरल क्लॉजेज एक्ट 12 मंथ मींस, तो इसका करेक्ट आंसर बी है। कैलेंडर ईयर उनका कहना था ब्रिटिश लोगों का। ये ए है, फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से होता है, इसका बी है, फिर ये बी, ए, ओके। थोड़ा नीचे जाते हैं, ए नंबर है, ए नंबर, थोड़ा और नीचे जाइए, यहाँ बी है, बी, ए, डायरेक्टरी प्रोविजन रिक्वायर्ड, सब्सटेंशियल कंप्लायंसेस का जरूरत होता है डायरेक्टरी प्रोविजन के लिए। बी इसका करेक्ट आंसर है। जनरल क्लॉजेज एक्ट वाज इनैक्टेड इन 1897 में, ये फर्स्ट बार इनैक्ट हुआ था, अंग्रेज लोग किए थे। 139 में ए नंबर है, ओके। 140 में आपका ए नंबर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट बी, ए, उसके बाद बी, फिर बी, ओके, ए, फिर बी और उसके बाद बी, बी, फिर बी और फिर उसके बाद सी। 1999 फेमा वाज इनैक्टेड इन विच ईयर? 1999। फिर ये ए है, उसके बाद बी है, फिर बी, ए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर बी है, फिर ये ए है, उसके बाद आगे बढ़िए, नेक्स्ट ए, बी है, उसके बाद इसका भी ए है, नेक्स्ट पेज बी है इसका करेक्ट आंसर, फिर इसका बी है, ओके। नेक्स्ट बी,
ये भी बी है, ये भी बी है, और उसके बाद ये भी बी। 170 में आप देख लीजिए ना कि फॉरेन सिक्योरिटी मीन्स यहाँ पर ए है, उसका एक्सप्लेनेशन आप याद कर लीजिएगा। 171 यस परमिटेड, इसका ये करेक्ट आंसर है, इसका भी ए है, इसका बी आंसर है, इसका सी आंसर है, इसका बी आंसर है, इसका बी आंसर है। उसके बाद करेक्ट आंसर इज बी, करेक्ट आंसर इज बी, करेक्ट बी, करेक्ट आंसर इज बी, और उसके बाद करेक्ट आंसर इज ए, करेक्ट आंसर इज ए, करेक्ट आंसर इज बी, करेक्ट आंसर इज ए। क्वेश्चन आप देख लीजिए, करेक्ट आंसर इज ए। ओके, नीचे जाते करेक्ट आंसर इज ए, फिर करेक्ट आंसर इज बी, करेक्ट आंसर इज ए, करेक्ट आंसर इज बी, करेक्ट आंसर इज बी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये जो है ना कौन फेमा का रूल को ये करता है, पावर टू मेक रेगुलेशंस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर इज ए, करेक्ट आंसर इज ए इन नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, इन नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आपको लेके चलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है वो ए आंसर है, फिर यहाँ पर बी है, फिर यहाँ पर बी है, ये ए है, ए, फिर ये बी है, ये ए है, यहाँ पर बी आंसर है, फिर ये सी, सी, बी, बी, नेक्स्ट बी, फिर उसके बाद करेक्ट आंसर है बी, नेक्स्ट करेक्ट आंसर ए, नेक्स्ट करेक्ट आंसर सी, नेक्स्ट करेक्ट आंसर इज सी, ए इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर, ए 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 इज द करेक्ट आंसर। ओके, then A is the correct answer, B is the correct answer, A is the correct answer. Okay, after that C is the correct answer, B is the correct answer, A is the correct answer, A is the correct answer. Okay, then A is the correct answer, B is the correct answer, then B is the correct answer, B is the correct answer, A is the correct answer, A is the correct answer, and A is the correct answer. Okay, उसके बाद A is the correct answer, B is the correct answer, B is the correct answer, A is the correct answer, C is the correct answer, B is the correct answer, A is the correct answer, B is the correct answer, A is the correct answer. Okay, after that B is the correct answer, A is the correct answer, A is the correct answer in that case, A is the correct answer, B is the correct answer. Okay, B is the correct answer, A is the correct answer. Okay, then B is the correct answer, A is the correct answer, C is the correct answer, B is the correct answer. Okay, B is the correct answer, B is the correct answer, B is the correct answer. After that C is the correct answer, C is the correct answer, B is the correct answer, B is the correct answer, B is the correct answer. After that B is the correct answer, here C is the correct answer, and next C is the correct answer, C is the correct answer, B is the correct answer, C is the correct answer. Okay, after that B is the correct answer, B is the correct answer, C is the correct answer. Okay, B is the correct answer, C is the correct answer, here B is the correct answer, C is the correct answer, B is the correct answer, B is the correct answer. Okay, and B is the correct answer. Next question is C is the correct answer. After that C is the correct answer, B is the correct answer, B is the correct answer, C is the correct answer, C is the correct answer, C correct answer. Okay, and C is the correct answer, B is the correct answer. Okay, C correct answer, D correct answer, B is the correct answer, B is the correct answer, B is the correct answer. Okay, B is the correct answer. After that C is the correct answer, A is the correct answer, B is the correct answer. Okay, and B is the correct answer, B is the correct answer. Okay, after that B is the correct answer, here actually B is the correct answer. And for this question, for 296 number question, for 296 number question, देखो जो आपका 296 क्वेश्चन है, 296 नंबर क्वेश्चन में बी इज द करेक्ट आंसर। मैंने अभी इसको ठीक करके आपको प्रेजेंट किया, बी इज द करेक्ट आंसर। 297 में बी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट सी इज द करेक्ट आंसर, नेक्स्ट बी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। आफ्टर दैट सी इज द करेक्ट आंसर, बी करेक्ट आंसर, बी, सी इज द करेक्ट आंसर। आफ्टर दैट 309, ओके वेट, देखो यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट हम आपको बताते हैं। 308 सी इज द करेक्ट आंसर, 309 ए इज द करेक्ट आंसर, 310 ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, आफ्टर दैट ए इज द करेक्ट आंसर, इन दैट केस 312 ए इज द करेक्ट आंसर, नेक्स्ट बी इज द करेक्ट आंसर, नेक्स्ट बी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। आफ्टर दैट बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, next B is the correct answer, next B is the correct answer, next B is the correct answer, C is the correct answer. Okay, B is the correct answer, C is the correct answer, B is the correct answer. Okay, after that you will see the next question is, the next correct answer is, the next correct answer here is here, A is the correct answer, C is the correct answer, B is the correct answer,
B is the correct answer. After that, B is the correct answer. B is the correct answer. Next 332 number question. B is the correct answer. Okay. After that, B is the correct answer. A is the correct answer. Okay. B is the correct answer. B is the correct answer. B is the correct answer. A is the correct answer. Okay. After that, A is the correct answer. B is the correct answer. B is the correct answer. Okay. C is the correct answer. B is the correct answer. B is the correct answer. B is the correct answer. C is the B is the correct answer. A is the correct answer. And B is the correct answer. C is the correct answer. Okay. तो यहाँ पर आपका सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है. इफ यू नीड द पीडीएफ ऑफ दिस exam repeated question, you can message me on my WhatsApp number 90077 46507. We are also providing guaranteed important question for CA Foundation Interfinal, CMA Foundation Interfinal, or CS Foundation Interfinal. If you want guaranteed important question for CA Final, it is totally free for financial reporting subject, guaranteed for 80 plus marks. Same or similar question will come in your examination. Apart from that, AFM audit DT IDT is chargeable, okay, with a very little amount or a very less amount, okay. And IBS strategy I have uploaded on my YouTube channel, okay. You can watch that video, okay. So good basis for your examination of SPOM and your preparation for CA final also. Before CA final, don't miss to message me on my WhatsApp number for important question, for guaranteed important question, and you can search FR important question before 4.5 month or 4 month before your examination. You will get from YouTube channel, okay. Elite CA, okay. So all the best for your preparation, your good health and your preparation.